मैंने एक बेहद सख्त महिला सीईओ के साथ सौदा किया। मैं अपने बेहतरीन जीन दूंगा और वह मुझे 50 लाख युआन देगी। बच्चा पैदा होते ही पैसे मिल जाएंगे और मैं तुरंत गायब हो जाऊंगा। किसे पता था कि मैं इतना भाग्यशाली हूं कि जुड़वा बच्चों के साथ जैकपॉट लग जाएगा। डिलीवरी रूम के बाहर मची अफरा तफरी का फायदा उठाकर मैं छोटे जुड़वा बच्चे को, जो धीरे रो रहा था, और पैसों को लेकर वहां से निकल गया। पिछले 6 सालों से मैं गांव में मुर्गी पालन और खेती कर रहा हूं। मैंने अपने बेटे को खिला पिलाकर तंदुरुस्त बनाया, जब तक कि एक दिन मैं उसे लेकर सब्जियां बेचने शहर नहीं पहुंच गया। मेरे ठीक सामने एक मैबैक आकर रुकी। एक सूट पहने छोटा लड़का कार से बाहर निकला। वह बिल्कुल मेरे बेटे जैसा दिखता था। डैड, आपने शहर में चुपके से दूसरा बच्चा कब पैदा कर लिया? मेरे बेटे जियांग शियाओमान ने पूरी ताकत से चिल्लाकर पूछा। उसकी आवाज में गजब का आत्मविश्वास था। आसपास के सभी सब्जी विक्रेताओं और ग्राहकों की नजरें तुरंत मुझ पर टिक गईं। मैं फंस गया। अब तो मेरा काम तमाम है। मेरा सिर चकरा रहा था। एक महिला को बेचने के लिए मेरे हाथ में जो पत्ता गोभी थी, वह लगभग छूट ही गई थी। मेरे माथे से ठंडे पसीने की बूंदें टपकने लगीं। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि पिछले 6 वर्षों का मेरा शांत ग्रामीण जीवन आज इस तरह अपमानजनक तरीके से खत्म होगा। हमारे सामने खड़ी मेबैक कार के पास सूट और बोटाई पहने वह छोटा बच्चा, किसी छोटे बॉस जैसे सीईओ की तरह, मेरे बेटे की तरह ही हैरानी, थोड़ी जांच पड़ताल और जिज्ञासा के साथ हमें देख रहा था। और तभी उसके पीछे वाली कार का दरवाजा खुला। काले रेशमी मोजे पहने लंबे पैर पहले बाहर निकले, और उसके बाद एक ऐसा चेहरा जो मेरे डीएनए में गहराई से बसा है, एक ऐसा चेहरा जो आज भी मुझे मेरे सपनों से जगा देता है। किन बिंग। 6 साल हो गए हैं और वह बिल्कुल नहीं बदली। बर्फ जैसी ठंडी सूरत और ऐसी नजर जो आपको जमा दे। बस फर्क इतना है कि उस हमेशा जमे हुए चेहरे पर आखिरकार एक दरार आ ही गई। उसकी नजरें सबसे पहले जियांग शियाओमान के धूल से सने चेहरे पर टिकीं, वह बच्चा जो बिल्कुल मेरी तरह दिखता था। फिर उनकी नजरें धीरे से उस छोटे सूट पहने लड़के पर टिक गईं। 2 एक जैसे लड़के, एक फटी जीन्स में छोटे बंदर जैसा, दूसरा महंगे सूट में किसी राजकुमार जैसा। हवा जैसे जम गई। मेरी धड़कन 180 तक पहुंच गई। पापा, कुछ तो बोलिए। क्या शहर में आपका कोई और परिवार भी है? तुम मुझे और गांव के किनारे रहने वाले वांग ढहुआ को ये कैसे समझाओगे? तुम छोटे शैतान, इसका वांग ढहुआ से क्या लेना देना है? वह गांव के मुखिया का कुत्ता है। मैंने जल्दी से जियांग शियाओमान का मुंह बंद कर दिया और रोने से भी बदतर एक बनावटी मुस्कान दी। बच्चे बस कुछ भी बोल देते हैं, वह बस बकवास कर रहा है। किन बिंग ने मुझे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। उसकी आंखें 2 तेज सर्जिकल स्कैल्पल की तरह मुझ पर और जियांग शियाओमान पर टिकी थीं। उसके पीछे खड़े काले कपड़ों वाले 2 आदमी चुपचाप आगे बढ़े। उन्होंने हमें घेर लिया था। भागो, बस यही एक ख्याल मेरे दिमाग में था। मैंने अपनी तिपहिया गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। मेरे पुराने साथी ने, जिसने 6 साल तक मेरा साथ दिया था, एक जोरदार दहाड़ मारी। मुझे और सब्जियों से भरी गाड़ी को लेकर वह आगे लपक पड़ा। पकड़ो उसे! पीछे से किन बिंग की ठंडी आवाज गूंजी। लानत है, मैं कभी माउंट अकिना का रेसिंग गॉड माना जाता था। मैंने थ्रॉटल को पूरा घुमा दिया। तिपहिया बाजार की तंग गलियों से तेजी से गुजरा। 2 फलों के स्टॉल गिरा दिए और रास्ते में सब कुछ कुचल दिया। बुजुर्गों की गालियां और पीछा करते अंगरक्षकों का शोर मिलकर पूरी तरह अफरा तफरी मच गई। पापा, आप बहुत कूल हैं। ये बिल्कुल फिल्मों जैसा है, जियांग शियाओमान ने मेरी बाहों में उत्साह से चिल्लाकर कहा। कूल माय एस। हम यहाँ अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं, लेकिन अंत में मेरी तिपहिया गाड़ी उनकी संख्या के आगे टिक नहीं पाई। जैसे ही हम बाजार से बाहर निकले, एक काली लैंड रोवर ने हमारा रास्ता रोक लिया और हमारे भागने का रास्ता बंद कर दिया। 2 अंगरक्षकों ने मुझे दोनों तरफ से घेर लिया। उन्होंने मुझे एक दुबली पतली मुर्गी की तरह बाइक से नीचे खींच लिया। मुझे मैबैक के बोनेट पर जोर से दबा दिया गया। मेरा गाल ठंडी पेंट पर सटा हुआ था। जियांग शियाओमान को भी एक और बॉडीगार्ड ने उठा लिया, लेकिन बच्चा बिल्कुल भी नहीं डरा। इसके बजाय वह सूट पहने लड़के को चिढ़ा रहा था। किन बिंग अपनी ऊंची हील्स में वहां आई। वह एक एक कदम बढ़ाकर मेरे पास आई। जियांग जी! उसने मेरा नाम पुकारा। उसकी आवाज तेज नहीं थी, पर उससे मेरा पूरा शरीर कांप उठा। कितने दिनों बाद मिले। मैंने अपना सिर उठाने की कोशिश की और एक चापलूसी भरी मुस्कान दी। नमस्ते बॉस किन। कितना संयोग है, क्या आप भी राशन खरीदने निकली हैं? किन बिंग का मुंह थोड़ा सा मरोड़ा। उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय वह नीचे झुकी और बॉडीगार्ड की गोद में मौजूद जियांग शियाओमान को गौर से देखने लगी। उसने उसका चेहरा छूने के लिए हाथ बढ़ाया। जियांग शियाओमान पीछे हट गया और उसे सावधानी से देखने लगा। तुम कौन हो? मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, मेरी सौतेली माँ बनने के बारे में सोचना भी मत। मेरे पापा पहले से ही वांग ढहुआ के हैं। मैं एक बार फिर साफ कर दूं, वांग ढहुआ एक कुत्ता है। किन बिंग का हाथ हवा में ही रुक गया। उसने एक गहरी सांस ली और खड़ी हो गई। उसकी नजरें वापस मुझ पर टिकीं, ऐसी नजरें जो मुझे टुकड़ों में काट देना चाहती थीं। 6 साल पहले मेरे जुड़वा बच्चे हुए थे, है ना? किन बिंग की आवाज बहुत शांत थी, लेकिन उस शांति के नीचे एक ज्वालामुखी फटने को तैयार था। मैंने महसूस किया कि बॉडीगार्ड का हाथ मेरे कंधे पर और जोर से दब रहा था। इसे स्वीकार करने का मतलब मौत है।
इसे नकारने का मतलब भी मौत है। बेहतर होगा कि अंत तक अनजान बना रहूं। मैंने आंखें घुमाई और तुरंत हैरान और मासूम चेहरा बना लिया। जुड़वा बॉस किन, आप किस बारे में बात कर रही हैं? मुझे आपकी बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही। मैंने जियांग शियाओमान की ओर इशारा किया, पूरी तरह से मासूम बनते हुए। ये मेरा भतीजा है। मेरे भाई और भाभी की कार दुर्घटना में मौत हो गई थी। मैंने इसे पालने के लिए बहुत मेहनत की है, बहुत मुश्किलों से पाला है इसे। मैंने नकली आंसू भी निकाल ली। देखो, ये बच्चा बिल्कुल मेरे जैसा दिखता है। कहते हैं ना, भांजी अपनी बुआ जैसी और भतीजा अपने चाचा जैसा दिखता है। इससे पहले कि मैं अपनी बात पूरी कर पाती, जियांग शियाओमान ने मेरी एक न सुनी। पापा, आप ये क्या बकवास कर रहे हैं? आपका भाई कब से हो गया? दादाजी और दादी जी तो बहुत पहले ही गुजर चुके हैं। मैं तो बेहोश होने वाली हूँ। कितना गद्दार बेटा है। काश जमीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। ये चेन झू का जन्म प्रमाण पत्र और उस साल के अस्पताल के रिकॉर्ड हैं। उसने मुझे गुस्से से घूर कर देखा। रिकॉर्ड बताते हैं कि उस समय इंक्यूबेटर नंबर बी में रखा बच्चा जन्म के 3 घंटे बाद ही गायब हो गया था। मेरी धड़कनें रुक सी गईं। मैं बहुत लापरवाह था। उस समय भागने की इतनी जल्दी थी कि मैं सबूत मिटाना ही भूल गया। इत्तेफाक, ये निश्चित रूप से सिर्फ एक संयोग है। किन बिंग ने मुझ पर और समय बर्बाद नहीं किया। उसने सीधे अपने अंगरक्षकों को आदेश दिया, इन्हें युंडिंग मैनर वापस ले जाओ। साथ ही वकील जांग से संपर्क करो। मुझे तुरंत डीएनए टेस्ट करवाना है। जी समझ गई बॉस किन। 2 गार्डों के बीच एक कैदी की तरह मुझे धक्का देकर लैंड रोवर में बिठा दिया गया। जियांग शियाओमान को मेरे ठीक बाद अंदर फेंक दिया गया। बच्चा बिल्कुल भी नहीं डरा। उसने उत्सुकता से चमड़े की सीटों को थपथपाया। पापा, ये आपकी तिपहिया साइकिल से कहीं ज्यादा आरामदायक है, लेकिन ये आपकी जितनी तेज नहीं चलती। तेज होने का क्या फायदा? क्या हम पूरे रास्ते ट्रैफिक में नहीं फंसे रहे? काफिला सीधे उच्च वर्ग के लिए बने एक आलीशान विला क्षेत्र युंडिंग मैनर की ओर बढ़ गया। सिर्फ नाम सुनकर ही पता चल गया कि यह जगह कितनी महंगी है। गाड़ी एक महल जैसी आलीशान विला के सामने रुकी। जियांग शियाओमान और मुझे लिविंग रूम में बुलाया गया। लिविंग रूम इतना विशाल था कि उसमें खेल प्रतियोगिता आयोजित की जा सकती थी। छत पर लगे क्रिस्टल झूमर ने मेरी आंखें चौंधिया दी। जियांग शियाओमान अंदर आते ही पागल हो गया और कालीन पर लौटने लगा। किन बिंग मुख्य सोफे पर बैठी थी। किन झाओ नाम का लड़का चुपचाप उसके बगल में बैठा था। उसके हाथों में एक टैबलेट था, लेकिन उसकी नजरें कभी कभी फर्श पर कुत्ते की तरह भौंक रहे जियांग शियाओमान पर चली जाती थीं। आखिरकार किन बिंग ने कहा, मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ। उस समय के 50 लाख युआन लौटा दो, बच्चे को यहीं छोड़ दो और तुम यहाँ से दफा हो जाओ। मेरा दिल जोर से धड़का। पैसे, वह 50 लाख तो कब के खत्म हो चुके थे। घर बनाने, जमीन खरीदने और गांव में मुर्गियां पालने में खर्च हो गए, और पिछले 6 सालों में मेरे और जियांग शियाओमान के रहने का खर्च भी तो था। वे लगभग पूरे खर्च हो चुके थे, और सबसे बड़ी बात, वह चाहती थी कि मैं जियांग शियाओमान को यहीं छोड़ दूं। मैंने अपने बेटे को कालीन पर बेफिक्र होकर हंसते और दौड़ते हुए देखा। वह मेरा अपना खून था, जिसे मैंने 6 साल तक अपने खून पसीने से बड़ी मेहनत से पाला था। मैंने एक गहरी सांस ली और पहली बार सीधे किन बिंग की आंखों में देखा। बॉस किन, मैं आपके पैसे लौटाने का कोई रास्ता निकाल लूंगा, लेकिन शियाओमान मेरा बेटा है। तुम्हारा बेटा? किन बिंग ने ऐसे देखा मानो उसने दुनिया का सबसे बड़ा मजाक सुन लिया हो। हमारा अनुबंध मत भूलो, तुम सिर्फ एक जीन प्रदाता थे। अनुबंध में कहीं नहीं लिखा था कि अगर जुड़वा बच्चे हुए तो क्या होगा। मैंने गर्दन उठाकर पलटवार किया। इसके अलावा वह बच्चा तब बहुत कमजोर था। डॉक्टरों ने कहा था कि वह शायद न बच पाए। मैं ही उसे गांव ले गई थी और चम्मच से चावल का पानी और घरेलू नुस्खे खिलाकर उसे जिंदा रखा। मैंने जो कुछ भी कहा वह सच था। जियांग शियाओमान उस समय से पहले पैदा हुआ था। वह इतना छोटा और कमजोर था कि उसके रोने की आवाज बिल्ली के बच्चे जैसी धीमी थी। मैं उसे लेकर भाग गई, कुछ पैसों के लिए और कुछ इसलिए कि मुझे डर था कि यह बेरहम माँ सच में उसे मरने के लिए छोड़ देगी। किन बिंग के चेहरे के हाव भाव थोड़े बदले, लेकिन उसने जल्द ही अपनी ठंडी गंभीरता वापस पा ली। मुझे प्रक्रिया से कोई मतलब नहीं है। मैं सिर्फ नतीजे देखती हूँ, और नतीजा यह है कि तुमने मेरे पैसे चुराए और तुमने मेरे बेटे को चुराया। वह खड़ी हो गई, ऊपर से मुझे नीचे देखते हुए। जब तक टेस्ट के नतीजे नहीं आ जाते, तुम दोनों कहीं नहीं जाओगे। मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि असली निराशा क्या होती है। महल में नजरबंदी के मेरे पहले दिन मुझे आखिरकार अमीरों की उबाऊ जिंदगी समझ आ गई। किन बिंग ने मेरे और जियांग शियाओमान के लिए एक गेस्ट रूम का इंतजाम किया, जो गांव में मेरे पूरे घर से बड़ा था। उसमें अपना बाथरूम, एक वॉक इन क्लोसेट और एक बालकनी थी, जहां से पूरा गोल्फ कोर्स दिखता था। जियांग शियाओमान बेहद खुश थी। वह उस विशाल किंग साइज बिस्तर पर उछल कूद कर रहा था और उस महंगे रजाई को ट्रैम्पोलिन समझ बैठा था। पापा, क्या अब हम यहीं रहेंगे? ये जगह पुराने वांग के सुअर बाड़े से कहीं बड़ी है। क्या ये बच्चा इससे बेहतर तुलना नहीं कर सकता था? मैं उसकी तरह आशावादी नहीं था। मैंने दरवाजा खोलने की कोशिश की। वह टस से मस नहीं हुआ। बाहर काले कपड़ों में 2 अंगरक्षक खड़े थे, बिल्कुल 2 द्वारपालों की तरह। खिड़कियों पर सुरक्षा के लिए लोहे की छड़ें लगी थीं, जो बस थोड़ी सी ही खुलती थीं। वे सचमुच मुझे किसी अपराधी की तरह कैद कर रहे थे। दोपहर के खाने का समय हुआ तो एक नौकरानी ने दरवाजा खटखटाया और हमें नीचे डाइनिंग रूम में चलने को कहा। लंबी डाइनिंग टेबल स्वादिष्ट व्यंजनों से भरी थी, वेस्टर्न, चाइनीज, जापानीज।
जो भी आप कहें, सब कुछ वहां मौजूद था। किन बिंग मेज के सिरे पर बैठी थी। किन झाओ उसके बाईं ओर बैठा चुपचाप चाकू और कांटे से अपना स्टेक काट रहा था। जियांग शियाओमान और मैं उनके सामने बैठे थे। जियांग शियाओमान ने अपने जीवन में ऐसा कुछ कभी नहीं देखा था। उसने अपने नंगे हाथों से एक ऑस्ट्रेलियन लॉबस्टर उठाया और उसे अपने मुंह में डालने ही वाला था। शियाओमान, इसे थूक दो। मैंने जल्दी से उसे रोका। हाथों से पकड़कर खा रहे हो? तमीज कहाँ है तुम्हारी? मैंने बात करते हुए कुशलता से चम्मच कांटे उठाए, लॉबस्टर का मांस निकालकर उसकी प्लेट में रख दिया। शुक्रिया डैड। जियांग शियाओमान ने प्यारी सी मुस्कान दी। कांटे से लॉबस्टर का एक टुकड़ा उठाया, लेकिन उसे खाने के बजाय उसने उसे मेरे मुंह के पास लगा दिया। पहले आप खाइए डैड। मेरा दिल अचानक भर आया। मैंने अपना मुंह खोला और लॉबस्टर का वह टुकड़ा खा लिया। मेज के दूसरी ओर छुरी कांटा पकड़े किन बिंग के हाथ थोड़े ठिठक गए। वह मेरे और मेरे बेटे के बीच की बातचीत को देख रही थी। उसकी आंखों में मिले जुले भाव थे। उसके पास बैठा किन झाओ भी अपना काम रोककर चुपचाप हमें देख रहा था। किन बिंग ने अपना गला साफ किया और खामोशी तोड़ दी। जियांग शियाओमान, उसने ऐसे लहजे में कहा कि बहस की कोई गुंजाइश नहीं थी। आज से तुम्हें तमीज सीखनी होगी। खाते समय शोर नहीं करना, हाथों से खाना नहीं खाना, तुम्हें छुरी कांटे का इस्तेमाल सीखना होगा। जियांग शियाओमान, जिसका मुंह लॉबस्टर से भरा था, अस्पष्ट रूप से बुदबुदाया। तमीज क्या होती है? क्या इसे खाया जा सकता है? किन बिंग की भौहें गहराई से तन गईं। किन झाओ, अपने भाई को सिखाओ। किन झाओ ने छुरी कांटा नीचे रखा, एक नया सेट उठाया और जियांग शियाओमान को दे दिया। उसने धीरे से कहा, इसे ऐसे पकड़ो। जियांग शियाओमान ने उसकी नकल करने की कोशिश की। नतीजा एक जोरदार खड़खड़ाहट थी। कांटा फर्श पर गिर गया। बच्चा उसे उठाने के लिए नीचे झुका तो उसका सिर मेज के पाए से जोर से टकरा गया। डाइनिंग रूम में तुरंत अफरा तफरी मच गई। मैंने नौकरानी को घबराहट में इधर उधर भागते और किन बिंग के चेहरे पर बरहते गुस्से को देखा तो मुझे मन ही मन बहुत संतोष हुआ। गांव वालों को नीचा दिखाने का यही नतीजा होता है। मेरा बेटा अकेले ही तुम्हारे इस महल को तहस नहस कर सकता है। हमने बड़ी मुश्किल से खाना खत्म किया। किन बिंग ने किन झाओ को बुलाया और उसे बहुत महंगे दिखने वाले खिलौनों का ढेर थमा दिया। जाओ जाओ, अपने भाई को प्लेरूम में ले जाओ। फिर उसने जियांग शियाओमान की तरफ एक ठंडी नजर डाली। वहां सब कुछ तुम्हारा है, जो चाहो ले लो। ये साफ तौर पर एक मीठी गोली थी। मैं चुपके से सतर्क थी। मेरे मासूम बेटे को पैसों से बिगाड़ने की कोशिश, सपने में भी नहीं। दोनों हम शक्ल लड्ड के पहली बार आधिकारिक तौर पर 7 खड्डे थे। किन झाओ ने एक ट्रांसफॉर्मिंग रोबोट को गले लगाया, थोड़ा असहज दिख रहा था। जियांग शियाओमान उसके चारों ओर घूमी, फिर हाथ बढ़ाकर उसे हर जगह से थपथपाया। तुम्हारे कपड़ों का मटेरियल बहुत अच्छा है, मेरे पापा की बनियानों से कहीं ज्यादा मुलायम। जियांग शियाओमान के छूने से किन झाओ शर्म के मारे लाल हो गया। उसने फुसफुसाकर कहा, यह रेशम है। चलो, उसने फुसफुसाकर कहा, यह रेशम है। चलो, मैं तुम्हें एक बहुत मजेदार जगह ले जाऊंगी। मैं जल्दी से उनके पीछे हो लिया। मैंने जियांग शियाओमान को किन झाओ को खींचते हुए विला के पिछले आंगन में एक बड़े पेड़ के पास ले जाते देखा। ध्यान से देखना। जियांग शियाओमान ने अपनी आस्तीनें ऊपर चढ़ाई, अपनी हथेलियों पर थूका और पलक झपकते ही पेड़ पर चढ़ गया। वह एक डाल पर मजबूती से बैठ गया और नीचे अवाक खड़े किन झाओ को हाथ हिलाकर बुलाने लगा। ऊपर आ जाओ, यहां से नजारा बहुत अच्छा है। किन झाओ ने ऊपर देखा। उसके चेहरे पर चाहत थी, पर थोड़ा डर भी। मैंने पहले कभी पेड़ नहीं चढ़ा। डरने वाली क्या बात है, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। जियांग शियाओमान एक छोटे शिक्षक की तरह पेश आया। अपने हाथों से यहां पकड़ो, अपने पैरों से वहां कदम रखो, बस हो गया। बिल्कुल ऐसे ही। जियांग शियाओमान के प्रोत्साहन पर किन झाओ ने वास्तव में अनाड़ीपन से ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। मैं पेड़ के तने से टिक गया। इस दृश्य को देखकर मेरा मन भावनाओं से भर गया। तभी मेरे पीछे से किन बिंग की आवाज गूंजी, जियांगशी, क्या तुम्हें लगता है कि इस तरह की शिक्षा उसे कोई भविष्य दे पाएगी? मैंने मुड़कर देखा। वह वहीं खड़ी थी। उसके चेहरे पर थोड़ी उपहास की झलक थी। चिड़ियों के घोंसले खोदना या पहाड़ों में शिकार करना। मैंने मुस्कुराते हुए पेड़ पर चढ़ने के लिए संघर्ष कर रहे उस छोटे से बच्चे की ओर इशारा किया। शायद मैं उसे अरबों की विरासत न दे सकूं, लेकिन मैं उसे एक खुशहाल बचपन तो दे ही सकती हूँ। देखो, क्या तुम्हारा बेटा अभी बहुत मजे नहीं कर रहा है? किन बिंग ने मेरी नजरों का पीछा करते हुए पेड़ की ओर देखा। जियांग शियाओमान की मदद से किन झाओ आखिरकार एक निचली टहनी पर चढ़ गया। वह तने से चिपका हुआ था, थोड़ा डरा हुआ, लेकिन उसका चेहरा एक अभूतपूर्व उत्साह से चमक रहा था। दोनों बच्चे शाखा पर साथ साथ बैठे थे। जियांग शियाओमान दूर इशारा कर रहा था और जोश में आकर डींगे मार रहा था कि कैसे वह कभी पूरे गांव पर राज करता था। किन बिंग की आंखें थोड़ी डगमगाईं, फिर वह चुप हो गई। अचानक एक जोरदार छटकने की आवाज आई। अनर्थ हो गया। जिस टहनी पर किन झाओ बैठा था वह उसका भार नहीं सह सकी और टूट गई। लड़का डर के मारे चिल्ला उठा। उसका संतुलन बिगड़ गया और वह पेड़ से नीचे गिरने ही वाला था। झाओ झाओ, किन बिंग चीख पड़ी। उसका चेहरा पल भर में पीला पड़ गया। मेरी धड़कनें थम सी गईं। धत तेरे की, ये पेड़ इतना कमजोर क्यों है? सब कुछ पलक झपकते ही हो गया। उसके ठीक बगल में खड़े जियांग शियाओमान ने बिजली की गति से प्रतिक्रिया दी।
एक छोटे बंदर की तरह उसने आगे छलांग लगाई और किन झाओ की कमर को कसकर पकड़ लिया। डरो मत, मैं तुम्हें संभाल लूंगा। जियांग शियाओमान ने अपनी पूरी ताकत लगाकर गिरते हुए किन झाओ को वापस ऊपर खींच लिया, लेकिन गति के कारण दोनों बच्चे टहनी से फिसल गए और नीचे गिर पड़े। गनीमत रही कि ऊंचाई ज्यादा नहीं थी। वे घनी घास पर एक दूसरे में उलझे हुए गिरे। किन बिंग और मैं दोनों दौड़कर झाओ झाओ के पास पहुंचे। क्या तुम ठीक हो? किन बिंग ने किन झाओ को कसकर गले लगा लिया और उसे हर तरफ से देखने लगी। आंखों में आंसू लिए मैंने जल्दी से अपने बेटे को उठाया। पापा, मुझे लगता है मेरे कूल्हे के 8 टुकड़े हो गए हैं। लेकिन उसने तुरंत किन झाओ की तरफ देखा और चिंता से पूछा, लिटिल सूट, क्या तुम ठीक हो? किन झाओ अभी भी सदमे में था। उसने अपना सिर हिलाया, जियांग शियाओमान की ओर देखा और फुसफुसाया, शुक्रिया। ये पहली बार था जब उसने खुद से जियांग शियाओमान से बात की थी। किन बिंग ने जांच पूरी की। ये देखकर कि किन झाओ की कोहनी पर बस एक हल्की खरोंच है, उसने राहत की सांस ली, लेकिन उसने तुरंत अपना गुस्सा मुझ पर निकाल दिया। जियांग शी, क्या यही वह खुशहाल बचपन है जिसकी तुम बात कर रही थी? उसे मेरे बेटे को ऐसे खतरनाक स्टंट में घसीटने देना। अगर आज झाओ झाओ को कुछ हो जाता तो मैं तुम्हें ताउम्र जेल में सर ढा देती। धत तेरी की, ये औरत कितनी बेतुकी है। इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता, जियांग शियाओमान से रहा नहीं गया। इसमें मेरे पापा की कोई गलती नहीं है। मैंने ही उसे पेड़ पर चढ़ने के लिए कहा था। एक असली मर्द छोटी मोटी चोट से नहीं डरता। मैं तो अक्सर गिरता रहता हूँ। उसने अपनी छोटी सी छाती फुलाई और एक नन्हे मुर्गे की तरह मेरे सामने खड़ा हो गया, जैसे अपनी माँ की रक्षा कर रहा हो। इसके अलावा मैंने उसे बचाया है। आपको तो मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। किन बिंग उसके इस जवाब से निरुत्तर रह गई। उसने अपने सामने खड़े उस बच्चे को देखा जिसका चेहरा बिल्कुल उसके बेटे जैसा था, लेकिन वह शरारत और विद्रोह से भरा हुआ था, और एक पल के लिए उसे समझ नहीं आया कि वह क्या कहे। माँ, उसे दोष मत दो, मैं पेड़ पर चढ़ना चाहता था। किन बिंग का चेहरा पीला पड़ने के बाद लाल हो गया। शायद यह पहली बार था जब उसके दोनों बेटों ने एक साथ उसे धोखा दिया था। अंत में उसने एक ठंडी आह भरी, किन झाओ को उठाया और पीछे मुड़कर एक आखिरी वाक्य कहा, तुम दोनों बस रुको, और फिर पैर पटकते हुए घर के अंदर चली गई। मैं नीचे झुका और जियांग शियाओमान के बाल सहलाए। बहुत अच्छे बेटे, तुमने बहुत बहादुरी दिखाई। आखिर मैं आपका बेटा जो हूं। ऐसा लग रहा था कि इस तूफान में मेरी हार हो रही है, लेकिन मैं जानता था कि मैंने दोनों बच्चों के दिलों में एक बीज बो दिया है। उस शाम किन बिंग ने उसे लुभाने के लिए पैसों का इस्तेमाल करने का फैसला किया। उसने नौकरानियों से खिलौनों से भरा एक पूरा कमरा जियांग शियाओमान के गेस्ट रूम में रखवा दिया। रिमोट से चलने वाली रेसिंग कारें, सीमित संस्करण वाले लेगो महल, सब एक छोटे पहाड़ की तरह ढेर थे। ये सब तुम्हारे लिए है। किन बिंग दरवाजे पर खड़ी थी। उसके चेहरे के भाव अभी भी ठंडे थे। जब तक तुम अच्छे से रहोगे और मेरी बात मानोगे, तुम्हें ऐसी और भी बहुत सारी चीजें मिलेंगी। लो आ गया, लो आ गया। पूंजीवाद का लालच शुरू हो गया। मैंने चिंता के साथ जियांग शियाओमान की ओर देखा। मैंने देखा कि मेरा बेटा काफी देर तक खिलौनों के ढेर को टटोलता रहा और आखिरकार उसने सबसे सस्ती प्लास्टिक की पानी वाली बंदूक उठाई। फिर उसने मेरी ओर देखा। पापा, क्या मैं इससे खेल सकता हूँ? मैंने सिर हिलाया। उसने तुरंत पानी वाली बंदूक उठाई, बहुत खुश हुआ और थोड़ी देर छत की तरफ प्यू प्यू किया, फिर उसे एक तरफ फेंक दिया। वह दौड़कर मेरे पास आया। पापा, क्या आप मुझे एक कहानी सुनाएंगे? वही वाली जिसमें आपने गांव में जंगली सुअर को भगाया था। मैंने कब जंगली सुअर को भगाया था? मैं तो वह था जिसे जंगली सुअर ने 3 मील तक दौड़ाया था। मैंने गला साफ किया और बड़े बड़े इशारे करते हुए एक मनगढ़ंत कहानी सुनाने लगा। जियांग शियाओमान पूरी तरह मंत्रमुग्ध होकर सुन रहा था और जल्द ही मेरी बाहों में सो गया। मैंने उसे उठाया और धीरे से बिस्तर पर लिटा दिया। जैसे ही मैं मुड़ा, मैंने देखा कि किन बिंग अभी भी दरवाजे पर खड़ी थी। उसकी नजर उन महंगे खिलौनों पर पड़ी जिन्हें जियांग शियाओमान ने कचरे की तरह फेंक दिया था। फिर उसने मेरी गोद में चैन से सो रहे मेरे बेटे को देखा। उसकी आंखों में भावनाओं का एक ऐसा जटिल मिश्रण था जिसे मैं समझ नहीं पाया। मैं उसके पास गया और धीमी आवाज में बोला, सीईओ किन, क्या अब आप समझी कि कुछ चीजें पैसों से नहीं खरीदी जा सकती? मैंने जानबूझकर अपनी छाती चौड़ी की ताकि उसके सामने अपनी थोड़ी गरिमा वापस पा सकूं, जैसे कि एक पिता और बेटे का रिश्ता। किन बिंग काफी देर तक चुप रही, इतनी देर कि मुझे लगा वह मुझे बाहर फेंकने के लिए सुरक्षा गार्ड को बुलाने वाली है। डीएनए के नमूने कल जांच के लिए भेजे जाएंगे। जियांग जी, बेहतर होगा कि तुम प्रार्थना करो कि वह मेरा बेटा न हो। इतना कहकर वह मुड़ी और चली गई। उसकी अकेली आकृति को दूर जाते देख मेरे मन का अहंकार अचानक गायब हो गया। शायद यह महिला इतनी भी बुरी नहीं थी। लेकिन यह ख्याल सिर्फ 3 सेकंड तक ही रहा, क्योंकि मुझे अचानक याद आया कि जियांग शियाओमान 100% उसका बेटा है। एक बार डीएनए के नतीजे आ गए तो मेरा कयामत का दिन आ जाएगा। मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। मैं यहाँ बैठकर मरने का इंतजार नहीं कर सकता। अगली सुबह जल्दी फैमिली डॉक्टर अपने सारे उपकरणों के साथ घर आ गए। मैं, जियांग शियाओमान और किन झाओ, हम तीनों सोफे पर एक कतार में बैठकर खून ली जाने का इंतजार कर रहे थे। किन झाओ को इसकी आदत थी।
उसने बिना किसी भाव के अपना हाथ आगे बढ़ा दिया, लेकिन जियांग शियाओमान के लिए यह पहली बार था। वह इतना डर गया था कि उसका चेहरा पीला पड़ गया था। वह मेरी गर्दन से लिपट गया। पापा, मुझे इंजेक्शन नहीं लगवाना। इंजेक्शन जानलेवा होते हैं, छोटे शैतान। टीके लगवाते समय तो तुम सबसे ज्यादा शरारती थे। डरो मत, मैंने उसे दिलासा दिया। ये बस मच्छर के काटने जैसा है, दर्द नहीं होगा। सच में? सच में? मैंने उसे शांत किया, जबकि मेरा दिमाग पूरी तेजी से काम कर रहा था। मुझे नमूनों के साथ छेड़छाड़ करने का कोई तरीका ढूंढना ही होगा। मेरी नजरें मेज पर रखी खून की शीशियों पर टिकी थीं। डॉक्टर ने पहले किन झाओ का खून निकाला, फिर धीरे से उसे उठाया। अब जियांग शियाओमान की बारी थी। वह छोटा बच्चा रो चिल्ला रहा था और मेरी बाहों में लगातार छटपटा रहा था। मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। डॉक्टर और 2 नौकरानियां सब आसपास जमा हो गई। वहां पूरी तरह अफरा तफरी मची थी। यही मौका है। मैंने इस बात का फायदा उठाया कि सबका ध्यान जियांग शियाओमान पर था। मैंने चुपके से अपना हाथ बढ़ाया और अपने नाखून से अपनी बांह पर एक गहरी खरोंच मार ली। धत तेरी, बहुत दर्द हो रहा है। मैं लगभग चिल्ला ही पड़ी थी। जैसे ही डॉक्टर ने जियांग शियाओमान की बांह में सुई लगाई, मैंने उसे सांत्वना देने का नाटक किया और अपना हाथ उसकी बांह के नीचे खिसका दिया। खून की एक बूंद चुपचाप अंदर जियांग शियाओमान के नाम वाली शीशी में गिर गई। यह सब करने के बाद मैंने राहत की सांस ली। जब तक नतीजे यह दिखाएंगे कि जियांग शियाओमान और मेरा कोई रिश्ता नहीं है और उसका किन बिंग से भी कोई नाता नहीं है, तो उसे मुझे यहाँ रखने का कोई कारण नहीं मिलेगा। मैं एक जीनियस हूँ। खून के नमूने लेने के बाद डॉक्टर ने हमारे मुंह से स्वैब लिए, गाल के अंदरूनी हिस्से के नमूने। उसने कहा कि यह दोबारा पुष्टि के लिए है। लानत है, मुझसे गलती हो गई। मेरी जान हलक में आ गई। सीलबंद सैंपल बैग्स को देखकर मुझे लगा कि यह सैंपल नहीं, मेरा डेथ वारंट है। दोपहर में किन बिंग को एक मीटिंग के लिए कंपनी जाना था। जाने से पहले उसने मुझे और जियांग शियाओमान को खास तौर पर बुलाया। किन झाओ के पियानो टीचर आज उसे सिखाने आ रहे हैं। जियांग शियाओमान, तमीज से रहना, उन्हें परेशान मत करना। उसने मुझे एक चेतावनी भरी नजर से देखा। अगर तुम उसे संभाल नहीं सकती तो मैं संभाल लूंगा। क्या यह धमकी थी? मैं इतनी आसानी से नहीं डरता। किन बिंग के जाने के बाद एक आदमी विला में दाखिल हुआ। उसने कोट पहना था और बाल करीने से पीछे की ओर सवारे हुए थे। वह अधेड़ उम्र का व्यक्ति था। वह किन झाओ का पियानो शिक्षक था। सुना है वह कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मशहूर उस्ताद हैं। उस्ताद विशाल लिविंग रूम के बीचों बीच रखे बेहद महंगे दिखने वाले ग्रैंड पियानो के सामने बैठ गए। किन झाओ आज्ञाकारी बनकर उनके बगल में बैठ गया। एक मधुर धुन बजने लगी। जियांग शियाओमान उत्सुकता से धीरे धीरे करीब आया, पियानो के सहारे झुक गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वाह, ये बड़ी चीज खुद गा सकती है। उस्ताद ने माथे पर बल डाला, लेकिन खुद को शांत रखा और उसे अनदेखा कर दिया। एक धुन पूरी करने के बाद उस्ताद ने सिखाना शुरू किया। गलत उंगलियां, यहां भावनाएं जोशीली होनी चाहिए, तुम्हारी तरह कमजोर और सुस्त नहीं। अपनी कलाई उठाओ। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है। क्या तुम स्वर हो? तुम्हें इतनी आसान धुन भी याद नहीं रहती। उस्ताद का रवैया और खराब होता गया और उनकी आवाज तेज होती गई। किन झाओ ने अपना सिर झुका लिया। उसका छोटा सा चेहरा लाल हो गया, आंखों में आंसू भर आए, लेकिन वह जोर से रोने की हिम्मत नहीं कर सका। बस ये देखकर मेरा खून खौल उठा। ये कैसा उस्ताद है? क्या वह किसी छात्र को सिखा रहा है या अपने पोते को डांट रहा है? जियांग शियाओमान अब और बर्दाश्त नहीं कर सका। वह अचानक पियानो की ओर भागा और अपने हाथ कीज पर दे मारे, जिससे एक कान फोड़ देने वाली आवाज हुई। सब चौंक गए। तुम उसे डांट नहीं सकते। जियांग शियाओमान ने पियानो शिक्षक की ओर इशारा करते हुए गुस्से में चिल्लाकर कहा, तुम खुद स्वर हो। तुम्हारा पूरा परिवार स्वर है। तुम असभ्य छोटी बच्ची। क्या तुम्हें पता भी है मैं कौन हूं? मुझे परवाह नहीं कि तुम कौन हो। जियांग शियाओमान अपनी कमर पर हाथ रखकर खड्डिडी हो गई। अगर तुमने उसे एक बार और डांटा तो मैं तुम्हारे पियानो पर ही पेशाब कर दूंगा। शाबाश बेटे, यह तो बहुत गंदी चाल है। उस्ताद गुस्से से कांप रहे थे। उन्होंने मेरी तरफ इशारा किया। क्या यही वह अच्छा बेटा है जिसे तुमने पाला है? मैं शांति से चलकर गया और जियांग शियाओमान को अपने पीछे खींच लिया। उस्ताद ली, है ना? मेरे बेटे के शब्द भले ही कठोर हों, पर उसकी बात गलत नहीं है। मैंने किन झाओ की ओर देखा। बच्चों को सिखाया जाता है, डांटा नहीं। आपके पढ़ाने का यह तरीका उसका आत्मविश्वास तोड़ने के अलावा और क्या करता है? तुम कला के बारे में क्या जानते हो? उस्ताद ने मुझे तिरस्कार से देखा। तुम जैसे गंवार ने क्या कभी चौपिन का नाम भी सुना है? मैं हंसा। मैंने भले ही चौपिन का नाम न सुना हो, पर मैं इतना जानता हूं कि संगीत चाहे कितना भी शानदार क्यों ना हो, उसे लोगों के सुनने के लिए बनाया जाता है। जो कला लोगों को खुशी न दे, उसकी कोई कीमत नहीं। ये कहकर मैं पियानो के पास गया और अपनी आस्तीनें ऊपर चढ़ाई। बस पियानो ही तो बजाना है ना? मैं भी ये कर सकता हूँ। सभी की हैरान नजरों के सामने मैं बैठ गया और एक गहरी सांस ली, उस गाने को याद करते हुए जिसका मैंने कॉलेज में लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए खूब अभ्यास किया था। फिर मेरी उंगलियां कीज पर थिरकने लगीं और एक बेहद जानी पहचानी धुन बजने लगी। सूरज चमक रहा है, फूल मुझे देखकर मुस्कुरा रहे हैं, नन्हा पक्षी कहता है नमस्ते नमस्ते। तुम अपनी पीठ पर वह स्कूल बैग क्यों ले जा रहे हो?
स्कूल के गीत की एक प्रस्तुति जिसे मैंने बड़े जोश, जुनून और भावनाओं के साथ बजाया। पूरा लिविंग रूम एकदम शांत हो गया। पियानो शिक्षक का मुंह इतना खुला था कि उसमें एक अंडा समा जाए। किन झाओ की आंखें ऐसे फटी रह गईं जैसे उसने नई दुनिया के द्वार देख लिए हों। मैं अपना बैग लेकर स्कूल जा रहा हूँ। मैं कभी कभी भी देर नहीं करता। इसका असर बुरा नहीं था। कितना कूल था ये। मैं शान से खड़ीदा हुआ और पियानो शिक्षक को एक भौं उठाकर देखा। तो उस्ताद, क्या आप कहेंगे कि मेरी उंगलियों में काफी जुनून था? शिक्षक का चेहरा पहले लाल फिर सफेद पड़ीडीएच गया। उन्होंने मेरी ओर इशारा किया, हकलाते हुए एक शब्द भी न बोल पाए। अंत में उसने नाटकीय ढंग से अपनी आस्तीन झटकी। अशिष्ट, कला का पूर्ण अपमान, इतना कहकर उसने अपना बैग उठाया और गुस्से में पैर पटकते हुए चला गया। जाने से पहले उसने एक आखिरी धमकी दी, जहां तक सीईओ किन की बात है, मैं इस घटना की पूरी रिपोर्ट करूंगा। कर लो रिपोर्ट। कौन किससे डरता है? जैसे ही पियानो शिक्षक गया, किन झाओ ने तुरंत मेरी ओर पूरी श्रद्धा से देखा। अंकल, आप बहुत अच्छा बजाते हैं। बेशक, मैंने गर्व से अपनी छाती फुलाई। सीखना चाहते हो? मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। हाँ, मैं सीखना चाहता हूँ। और फिर उस दोपहर योंडिंग माउंटेन विला का आलीशान लिविंग रूम टू टाइगर्स, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार और आई एम अ लिटिल पेंटर की धुनों से गूंज उठा। जियांग शियाओमिन गाने और नाचने की जिम्मेदारी संभाल रही थी। पियानो की जिम्मेदारी मेरी थी और किनझाओ ताली बजाने की जिम्मेदारी संभाल रहा था। हम तीनों की खुशी बस इतनी ही सरल थी। जब किनबिंग अपनी मीटिंग खत्म करके थकी हारी घर लौटी तो उसने यह नजारा देखा, जहां एक प्यार करने वाला पिता और आज्ञाकारी बच्चे पूरी तरह से घुल मिलकर रह रहे थे। वह प्रवेश द्वार पर खड्डीडी होकर लिविंग रूम में शोर मचाते हुए हंसते खेलते तीनों को देख रही थी। दो छोटे और एक बड्डा, जिससे वह पल भर के लिए अपना गुस्सा भूल गई। मम्मी, आप आ गईं। अंकल ने मुझे पियानो बजाना सिखाया। बहुत मजा आया। किनबिंग ठिठक गई। ये पहली बार था जब उसने किन झाओ को इतनी खुशी से मुस्कुराते देखा था। उसकी नजरें किन झाओ से हटकर मुझ पर आ टिकीं। वे आंखें अब पूरी तरह ठंडी नहीं थीं, बल्कि उनमें थोड़ी परख और उलझन झलक रही थी। वाह, क्या यह बर्फ का पहाड़ पिघलने वाला है? मैंने उसे एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान दी। नतीजा यह हुआ कि अगले ही पल उसका फोन बज उठा। उसने फोन उठाया और कुछ ही शब्द सुनने के बाद उसका चेहरा तुरंत उतर गया। तुमने क्या कहा? उसने मिस्टर ली को इतना नाराज कर दिया कि वे चले गए? और ये बच्चों के गाने बजाने वाली क्या बकवास है? ठीक है, समझ गई। उसने फोन रखा और मेरी तरफ देखा। जो नजरें थोड़ी देर पहले थोड़ी गर्म हुई थीं, वे तुरंत जम गईं। जियांग जी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आप मेरी तारीफ कर रही हैं। ये कुछ भी नहीं है, बस दुनिया में तीसरा सबसे अच्छा। किनबिंग ने अपनी नाराजगी को दबाने की कोशिश करते हुए एक गहरी सांस ली। कल जाओ के स्कूल में फैमिली स्पोर्ट्स डे है। तुम जियांग शियाओमान को लो और उसके साथ जाओ। मैं क्यों जाऊं? मैं उसकी माँ हूं। तुम दूसरे अभिभावक के तौर पर जा रहे हो। ऐसा लग रहा था कि उसके लिए पिता शब्द बोलना बहुत मुश्किल था। सबसे जरूरी बात, तमीज से पेश आना। मेरे लिए कोई मुसीबत खड़ी मत करना, वरना अंजाम तो तुम्हें पता ही है। क्या यह गाजर और छड़ी वाली नीति है? नहीं, ये तो मुझे एक थप्पड़ मारकर दूसरा और जोर से मारने जैसा है। एक नामी स्कूल में पेरेंट्स स्पोर्ट्स डे में जाना, क्या यह मुझ जैसे जंगली मुर्गे को फीनिक्स के झुंड में फेंकने जैसा नहीं है? क्या यह कोई सार्वजनिक फांसी है? मैं कल के अपमानजनक दृश्य की कल्पना अभी से कर सकता हूँ। अगले दिन हम चारों 2 कारों में गए। हम उस मशहूर शाही किंडरगार्टन की ओर आक्रामक रूप से बढ़े। किंडरगार्टन का गेट लग्जरी कारों से भरा हुआ था। सभी अभिभावक ऐसे तैयार थे जैसे रेड कारपेट पर चल रहे हों। जैसे ही किनबिंग वहां पहुंची, सबकी निगाहें उसी पर टिक गईं और उसके पीछे चलता मैं किसी अमीर महिला पर आश्रित आशिक जैसा लग रहा था। जियांग शियाओमान और किन झाओ ने एक दूसरे का हाथ थाम रखा था। वे अपने आसपास की हर चीज को लेकर उत्सुक थे। खेल दिवस जल्दी ही शुरू हो गया। पहला इवेंट 3 पैरों वाली दौड़ थी। जियांग शियाओमान और मैं एक टीम थे। किनबिंग और किन झाओ दूसरी टीम थे। चलो डैड, हम पक्का पहला स्थान हासिल करेंगे। मैंने किनबिंग के पैरों में पहने लिमिटेड एडिशन स्नीकर्स देखे, फिर अपने इन सस्ते जूतों को देखा जिन्हें मैंने बस यूं ही खरीद लिया था, और मुझे थोड़ी घबराहट महसूस हुई। जैसे ही स्टार्टिंग गन चली, मैंने तुरंत ताल मिलाते हुए चिल्लाया, 1 2 1, और जियांग शियाओमान को आगे ले गया। हम दोनों का तालमेल एकदम सही था और हम पूरे रास्ते सबसे आगे रहे। जैसे ही हम फिनिश लाइन के करीब पहुंचे, एक हादसा हो गया। बगल वाली लेन में एक भारी भरकम पिता फिसल गए और सीधे किनबिंग और किन झाओ की तरफ गिर पड़े। संभल कर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। बिना सोचे समझे मैंने पैर की पट्टी फाड़ी और तीर की तरह दौड़ पड़ी। मैंने पूरी ताकत लगाकर किनबिंग और किन झाओ को धक्का देकर हटा दिया। वे दोनों लड़खड़ाकर पास की घास पर गिर गए, बिल्कुल सुरक्षित, और मैं उस 200 पाउंड के भारी भरकम पिता के नीचे दब गई।